और आज आवास को लेकर जो हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा था कि हम मुर्गी खाना बना के नहीं देंगे, हम इंसानों को रहने वाला मकान बना के देंगे। और उसी के तहत हम लोग आबुआ आवास योजना का नया योजना बना करके 3 मकानों का सुसज्जित आवास देने की हम लोगों ने कार्यक्रम को चालू किया है। हमने पहले भी कहा था, सरकार ये अंधी बहरी गूंगी सरकार नहीं है। इस सरकार के आंख नाक कान भी है, संवेदनशीलता भी है। और आज उसी का परिणाम है कि आज इस राज्य में लगभग 1,08,000 लोग को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। आज कोई राज्य में बुजुर्ग नहीं है जिसको पेंशन के लिए कोई दलाल के पीछे जाना पड़ेगा। जो 60 साल का होगा उसको पेंशन देना अनिवार्य है। इस राज्य की पेंशन की समस्या को समाधान किया और इस राज्य में सभी बुजुर्ग, सभी विधवा, सभी विकलांगों को पेंशन देने का काम हम लोगों ने शुरू किया। और आज लगभग 8 लाख गरीबों को आवास देना है। इसके लिए 16-17 हजार करोड़ से अधिक खर्चा आएगा। लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग तो ये आपके योजनाओं को देखने आए हैं कि इस योजना में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कर्मचारी लोगों को सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने 2 चरण की सफलतापूर्वक कार्यक्रम को पूरा किया है, इसी आशा उम्मीद के साथ कि ये तीसरा चरण भी एक इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन शिविरों के खबरें को व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से संदेश भेजने का काम कर रहे हैं। काफी उत्साहवर्धक संदेश भी देखने को मिल रहा है। कई जगह के गरीब गुरबा लोगों का समस्या उसी पंडाल में तुरंत हो जा रहा है। किसी को पेंशन मिल रहा है, किसी को सावित्रीबाई फुले की योजनाएं मिल रही हैं, बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, कई तरीके की योजनाएं। और वहीं हमारे विपक्ष लोग लगे हैं कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। थोड़ा आवाज कम है, मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता। हमारे गरीबों को धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता। बताओ, इतना जोर से लोग चिल्ला रहा है, फिर भी एक आदमी अलग भोंपू बजाए हुए घूम रहा है। अजीब हालत। खैर कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग भी मत दीजिए और आपके भरोसे हम भी नहीं देंगे। तो इसलिए हमें अपना काम करना है। 2021 में हम लोगों ने पहला गठरी बांध करके आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उस समय बहुत जगहों पर सड़क नहीं, पुल नहीं, पुलिया नहीं, मंत्री, विधायक, डीसी, एसपी ट्रैक्टर में कुर्सी रख करके बैठ के जा रहा था। कोई बैलगाड़ी में जाता था, कोई मोटरसाइकिल में जाता था। लेकिन पंचायतों में, आपके दरवाजे में जो बीडीओ, सीओ
कर्मचारी कभी जाता नहीं था, अपना ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर उठा उठा करके शिविरों में बैठा हुआ था। पहला चरण में लगभग 35 लाख आवेदन हमको मिला। उसी प्रकार 2022 में हम लोगों ने दूसरा चरण का शिविर प्रारंभ किया। उस शिविर के माध्यम से 55 लाख आवेदन मिले और ये अब 2023 का तीसरा चरण का शिविर अभी हम लोगों ने कल प्रारंभ किया। और हमारा देखा देखी कई राज्यों ने सरकार आपके द्वार के इस तरीके की योजनाएं बनाकर प्रारंभ किए। कई राज्य तो हमसे भी तेज, उन लोग तो साल में 2-2, 3-3 शिविर लगा दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि शिविर के माध्यम से जो हम लोगों को हमारे ग्रामीणों के समस्याओं के बारे में जो सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो रही है, वो पदाधिकारी पहले कभी नहीं देते थे। पहला चरण का शिविर इस तरीके से था कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग बेचारा रोज धक्का खाता था पेंशन के लिए। विधवा महिला 40 वर्ष नहीं होती थी तब तक पेंशन के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकती थी। विकलांग बेचारा लोग 18 साल का नहीं होता था, उसको पेंशन नहीं मिलता था। हर चीज में कैप लगा हुआ था, इससे अधिक पेंशन नहीं मिलेगा। इतना पेंशन का भरमार आ गया और इस बात की जानकारी हमें थी कि पेंशन को लेकर समस्याएं आएंगी, क्योंकि इस समस्या का समाधान राज्य अलग होने से पहले और राज्य अलग होने के बाद भी किसी ने समाधान नहीं निकाला। ना किसी एमपी के बस की बात थी, ना किसी एमएलए की बस की बात थी, सरकार की बस की बात थी। लेकिन बेईमानों की सरकारों ने आपको अपना अधिकार ना दे करके अपनी जेबें भरने का काम किया। और इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने इस राज्य की पेंशन की समस्या को समाधान किया और इस राज्य में सभी बुजुर्ग, सभी विधवा, सभी विकलांगों को पेंशन देने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। आज कोई राज्य में बुजुर्ग नहीं है जिसको पेंशन के लिए कोई दलाल के पीछे जाना पड़ेगा। जो 60 साल का होगा उसको पेंशन देना अनिवार्य है। जिस पदाधिकारी को आप दरखास्त देते हैं, आप 60 साल का हो गए हैं और वो पदाधिकारी आपको पेंशन नहीं देगा, तो वो पदाधिकारी बर्खास्त भी हो सकता है। इसीलिए ये अब दलालों का चक्कर खत्म। पेंशन को लेकर एक गरीब गुरुआ का सबसे बड़ा जरूरत होता है रोटी, कपड़ा और मकान। फिर उसके बाद आए अब लोगों का पेट कैसे भरा जाए। भाई, भारत सरकार ने तो अब हाथ खड़े कर दिए कि आपके उनको पता है कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या अधिक है और उनको यह भी पता है केंद्र की सरकार को कि राज्य सरकार का आवंटन होते हुए भी हम इनको पैसा नहीं देंगे। हम लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे, मैं और आलमगीर साहब दिल्ली रांची करते रहे, लेकिन गरीबों के लिए आवाज स्वीकृत नहीं हुआ। हम लोगों ने अपना वित्तीय व्यवस्था को देखा कहां से हम पैसा जुटा सकते हैं। उन सब को ध्यान में रखकर
हम लोगों ने इस राज्य में सरकार अपने बदौलत, अपने ताकत के बदौलत 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जो हरा रंग का है वो गरीबों के बीच में बांटने का काम किया और उससे हम लोग अनाज दे रहे हैं। और अनाज भी कैसा सौतेला व्यवहार करता है ये लोग गरीब गुरुआ लोगों के साथ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के साथ। इससे स्पष्ट होता है, हमको लगा कि हम सरकारी दुकान से सामान खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा। हमने भारत सरकार से आग्रह किया कि हमको एफसीआई से अनाज दिलवाया जाए, उसके बदले हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन एफसीआई से अगर हम अनाज खरीदते तो बाजार मूल्य से कम दाम में हमको मिलता, लेकिन हमको एफसीआई से भी अनाज नहीं दिया और इसके चक्कर में 1-2 महीना हम लोगों को विलंब हो गया गरीबों को अनाज देने में। अंतोगत्वा हम लोगों को बाजार से महंगे दाम में अनाज खरीदकर गरीबों को बांटना पड़ रहा है। ऐसा सौतेला व्यवहार है। अब उसके बाद ये हुज्जतें होने लगी और अभी हम लोगों ने अपनी वित्त व्यवस्थाओं को आप लोगों को अधिकार देने के साथ साथ इसको भी मजबूत करने का काम किया। अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी कंपनियों का बकाया, अलग अलग संस्थाओं में हमारा पैसा ढांप के रखा हुआ, उन सब पैसे को निकाल के लाना, जिसके वजह से आज बुजुर्गों को हम पेंशन सभी बुजुर्गों को दे पा रहे हैं। आज अतिरिक्त 20 लाख लोगों को राशन दे पा रहे हैं और गरीबों को 10 रुपया में धोती और साड़ी भी साल में 2 बार देने का काम कर रहे हैं। ये तो रोटी कपड़ा का बात हो गया। अब मकान की बात, मकान में भी यही हुज्जत हुआ। मकान में भी केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। फिर हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, गरीब को भीख मांगने से बेचारा नहीं मिलता है कभी भी, लेकिन अब गरीब तो इस राज्य का हम लोग का सब गरीब मजदूर लोग ही है। सरकार भी उसी तरीके का बेचारा। यहां पर कोई अदानी अंबानी की सरकार नहीं बैठी, यहां पर तो यह सामने बैठे मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की सरकार है। वैसा ही व्यवहार हम लोग के साथ भी करता है, लेकिन इतना जरूर है कि यह सरकार है और सरकार को अपना हक, अधिकार और गरीबों को सेवा कैसी करनी है ये भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, और अधिकार भी कैसे लेना है, व्यवस्थाएं कैसे मजबूत करनी है ये भी हमें पता है। और आज आवास को लेकर जो हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा था कि हम मुर्गी खाना बना के नहीं देंगे, हम इंसानों को रहने वाला मकान बना के देंगे, और उसी के तहत हम लोग आबुआ आवास योजना का नया योजना बना करके 3 मकानों का सुसज्जित आवास देने की हम लोगों ने कार्यक्रम को चालू किया है। आज उसके तहत यहां पर काउंटर लगे हैं और जो मुझे जानकारी मिली है कि आज आवास के काउंटर में सबसे अधिक भीड़ देखे जा रहे हैं। पेंशन के काउंटर में भी इतना भीड़ नहीं है जितना आवास का काउंटर में भीड़ चल रहा है। आवास का आवेदन देने के लिए मैं पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इतना ज्यादा तादाद में भीड़ों की संख्या देखते हुए आप सब लोग एक और काउंटर आवास का बनाने का काम करें ताकि ग्रामीणों के लिए और सहूलियत से अपना सरकार को जमा कर सकें। 2 काउंटर लगाइए ताकि ग्रामीणों को असुविधाएं न हो। और आज लगभग 8 लाख गरीबों को आवास देना है।
इसके लिए 16-17 हजार करोड़ से अधिक खर्चा आएगा। लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं, और इसी वादे को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अब अपने पैसे से बचे हुए जो गरीब है इनको आवास देने का काम प्रारंभ होने जा रहा है। कालाजार का बीमारी आप सब लोगों ने सुना है। कालाजार ये गरीबों का बीमारी है, अमीरों को ये बीमारी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गरीब का घर टूटा फूटा होता है और उसी टूटे फूटे घर की वजह से, घर में गंदगी होने की वजह से ये बीमारी फैलती है। अब बहुत जल्द इसको हम लोग अलग अलग चरण में सभी गरीबों को आवाज देने का काम करेंगे। आज हमारे विपक्षों के लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। पहला चरण में तो इन लोगों ने बहिष्कार भी कर दिया था इस कार्यक्रम का। जब दूसरा चरण का हम लोगों ने ये शिविर लगाया तो चोरी छुपे कई हमारे विपक्ष का नेता भी मंच में पहुंचने लगा, क्योंकि उसके भी तो गरीब लोगों को आवाज देना है, उनके गरीबों को भी तो पेंशन देना है। और अब जब ये तीसरा चरण का कार्यक्रम चल रहा है तो हमारे पीछे पीछे एक और फौज लग गया है कि जो हम काम करके दिखा रहे हैं उस पर मिट्टी डालने का काम करो। कोई बात नहीं, ये लोग जो मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं कल वो उसी मिट्टी में लटपटा के रह जाएंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोग अपना काम करते रहे। आज चारों तरफ से ये खबर आ रही है कि हम लोग अलग अलग शिविरों में किसका क्या क्या काम तुरंत वहीं पर ऑन द स्पॉट हो गया। लोग कितने उत्साहित हैं आज इस शिविर के माध्यम से आपको लग रहा होगा। अभी कई चीजें करनी है, अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए सावित्रीबाई फुले योजना अपनी बच्चियों के लिए मॉडल स्कूल, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर चलाने का संकल्प के साथ अभी आपके जिले में तो शायद 3 मॉडल स्कूल बन भी गया है। तरह तरह के अफवाहें, तरह तरह के झूठे आरोप, लांछन, लगाने का इन लोगों ने काम किया। इन लोगों का क्या योगदान है इस राज के लिए? राज लेने का कोई इन लोगों ने कोई आंदोलन, कोई लड़ाई लड़ी? नहीं लड़ा। इस देश के लिए कोई लड़ाई लड़ी? कभी नहीं लड़ा। लेकिन आज ये लोग चतुराई से सत्ता में बैठ जाता है, और जब जब ये सत्ता में बैठता है, राज हो या देश हो, उसका बद से बदतर कर देता है। आज केंद्र में उनकी सरकार है। आज देखिए आपके सामने महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है। ना पेट्रोल डीजल का दाम घटने का नाम ले रहा है, ना दाल चावल आटा सब्जियों का दाम घटने का नाम ले रहा है। और मुफ्त में जो सिलेंडर इन लोगों ने बांटा था, वो सिलेंडर बेचारा जिसको मिला वो दोबारा भरने का औकात नहीं रख रहा है। बेचारा उस सिलेंडर को किनारे घर में कोना में रख दिया, उसके ऊपर एक खांचा रख करके उसमें उल्टे सीधे सामान रख करके उसको कूड़ादान बना दिया। ये स्थिति है गैस सिलेंडर का। और अभी जब जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां जिस तरीके से 15 लाख आपके खाते में आएंगे, आपके जेब में आएंगे, आपका बक्सा में आ जाएगा, बोल बोल करके लोगों को ठगा। इसी तरीके से जो 1200 का गैस सिलेंडर है, जहां जहां विधानसभा हो रहा है वहां लोगों को रिझाने के लिए बोलता है कि 400 साढ़े 400 रुपए में सिलेंडर देंगे सरकार आएगी तो। अरे वाह, क्या कमाल है। केंद्र की सरकार बोलता है फलना राज्य में 400 देंगे, लेकिन देश में 1200 रुपया में देंगे। ये क्या तरीका है जी? ये किस तरीके से झूठा घोषणा है?
ये कोई नया जुमला है? क्या कीजिएगा? इन लोगों का स्कूल ही उसी तरीके का है। उनके स्कूलों में झूठ ही और झूठ, कितना मजबूती से झूठ बोल पाओ, इसी की ट्रेनिंग इनको होती है। और इनको लगता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग सच मानने लगता है। और है भी, क्योंकि बेचारा हमारा आदिवासी, दलित, पिछड़ा दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है कि दुनिया में ठग और पॉकेटमार लोग किस तरीके से, और दलाल बिचौलिया लोग का आज के दिन में चांदी हुआ पड़ा है। और वही लोग हैं झूठों का पूरा कुनबा, पूरा देश में झूठ फैलाओ और भावनात्मक चाल चल करके, हिंदू मुस्लिम करके, जात धर्म करके, अगड़ा पिछड़ा करके, आदिवासी, गैर आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, यही करके सबको लड़वा दो। यही इनका चेहरा है। आज मणिपुर में देख लीजिए किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आज हमारे विपक्ष के लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ है। वो कौन ताला होता है? सबसे मजबूत ताला, लिंक का कि गोदरेज का, वही ताला लग गया है। मुंह नहीं खुलता है। हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। और यहां झारखंड से बड़े पैमाने पर मजदूरों को भर भर के ले जाकर के किसी को लेह लद्दाख में मरवा देता है, किसी को टनल में जाके मरवा देता है, किसी को भारत की बड़ी बड़ी योजनाओं में लगा करके जान जोखिम में डलवा देता है। आज भी 15 हम लोग के मजदूर उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए हैं, 15 दिनों से निकल नहीं पाया है। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है, अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये लोग काम तो करता है, लेकिन उसका जोखिम गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित को झेलना पड़ता है। आज पूरा उत्तराखंड को चूहों की तरह कुतर दिया इन लोगों ने। आज पूरा उत्तराखंड कभी ये पहाड़ धंस जा रहा है, कभी वो पहाड़ धंस जा रहा है। कोई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता है। और ये लोग बड़े पैमाने पर इन जोखिम भरे कामों में ऐसे गरीब पिछड़े राज्यों से मजदूरों को ढो ढो कर ले जाते हैं, और वहीं पर इन लोगों को कुछ भी हो जाए परवाह क्या, चलो बलि चढ़ गया। तो कई ऐसी चीजें जो आपको जाननी चाहिए कि देश में आपके पास कितना बड़ा ताकत है। लेकिन कुछ लोग बड़े चतुराई से हमारे लोगों को बहला फुसलाकर चुनाव के समय अपना फायदा तो कर लेते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद फिर वो किस गुफा में चले जाते हैं, खोजने से भी नहीं मिलता। हम लोग तो ये आपके योजनाओं को देखने आए हैं कि इस योजना में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कर्मचारी लोगों को सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने 2 चरण की सफलतापूर्वक कार्यक्रम को पूरा किया है, इसी आशा उम्मीद के साथ कि ये तीसरा चरण भी एक इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और आप सबके सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से ये तीसरा चरण को भी हम लोग सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। कभी आप लोगों ने सोचा था
सपने में कि पदाधिकारी आपके गांव में जाएगा, आपके पंचायत में जाएगा, कोई नहीं सोचता था। लेकिन आज उस सोच में बदलाव है और उसी का नतीजा है कि आज पदाधिकारी आपके दरवाजे पर है। हमने पहले भी कहा था, सरकार ये अंधी बहरी गूंगी सरकार नहीं है। इस सरकार के आंख नाक कान भी है, संवेदनशीलता भी है और आज उसी का परिणाम है कि आज इस राज्य में लगभग 1,08,000 लोग को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। 1,08,000 लोगों को, और उसमें 76,000 तो राज्य सरकार जो अभी सर्वजन पेंशन के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ा, उससे पहले मात्र 32,000 लोगों को ही हम लोग पेंशन देते थे, जिसमें केंद्र सरकार भी थोड़ा सहयोग करता है। और सहयोग कितना करता है? 300-250 रुपया केंद्र सरकार देती है और 1,000 रुपया राज्य सरकार देती है। ये हालत है। तो आज इन शिविरों के माध्यम से आज रोजगार का भी, नौकरियां भी, नियुक्तियां भी बहुत तेजी से निकल रहा है। शिक्षकों की बहालियां भी निकलने जा रही है। कई जेसीसी, जेपीएससी के माध्यम से बहाली हुई भी है, अभी हो भी रहे हैं। अभी कुछ डॉक्टरों की भी हम लोगों ने नियुक्ति किया है, अभी उनको भी नियुक्ति पत्र देना है अभी कुछ दिनों में। तो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नियुक्ति की लाइन लगी हुई है। जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरियों में जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हम लोगों ने बनाया है। किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना बनाया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना महिलाओं के लिए बनाया है। और हमारे होनहार बच्चे जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भी जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी मरांग गोंके स्कॉलरशिप हम लोग चला रहे हैं, जिसके माध्यम से विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। Followup.in, like, share and subscribe.